चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए जल्दी से इसका आंसर और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी जिन्होंने भी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है। और देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सभी टी एन है, ऑल टी आर एन, कह रहा है सभी टी जो है वो एन है, ऑल टी आर एन, सभी टी एन है। फिर कह रहा है नो एम इज एन, कोई भी एम जो है वो एन नहीं है, कोई भी एम जो है वो एन नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है सभी टी एम है। अब देखिए टी यहां पर है और एम यहां पर है, तो टी और एम का कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा देखिए कुछ टी एम नहीं है, तो देखिए सारा का सारा टी जो है वो एम नहीं है, तो कुछ तो ऑब्वियसली सही होगा। मतलब यहां पर पहला वाला अनुसरण नहीं करता है लेकिन दूसरा वाला फॉलो करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ओनली 2 फॉलोज। अरे भाई ओ भाई, जो सी ऑप्शन दे रहे हैं आंसर वो गलत दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए चीजों पर। ठीक है, बहुत बढ़िया रोशन, ऐसे ही गर्दा उड़ाया करो, है ना। एमटीएस की बारी है, एमटीएस में भी ऐसे ही गर्दा उड़ा के आना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, और जिसने भी एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा हो तो अभी भर दीजिएगा, लास्ट डेट शायद आज या कल में ही है ना। मुझे लगता है निकल ना गई हो लास्ट डेट, मैं एक मिनट बताता हूं अभी। एसएससी एमटीएस लास्ट डेट 17 तारीख लास्ट डेट है, मतलब अभी 2 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो अभी 2 दिन है तुम्हारे पास, तो इन 2 दिनों में फॉर्म भर दो, लेट मत करो बिल्कुल भी, फिर उसके बाद भर नहीं पाओगे, फिर परेशान होगे कि सर हमें फॉर्म भरना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस आकृति का आपको चयन करना है कि ये कहाँ छिपी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि ये आकृति आपको यहाँ ऑब्वियसली दिखाई दे रही है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो बी ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बनेगा। चलो बहुत ही शानदार मेरे चीतो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, करिए अगला सिलोजिज्म का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोशन हमेशा ही क्लास से आते हैं, बस आपने विश्वास किया तो इसलिए आपकी क्लास से आ गए। सुनो तो पढ़ते वो तो अलग चीज है ना। तो ऐसे ही इंग्लिश है, बोलने वाली इंग्लिश अलग है, हमें इंग्लिश बोलनी थोड़ी ना है, हमें तो इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो 5 है। A1 क्या है, P5 है, और ओनली ऑफ यू P5 और P8, और P5 जो है वो क्या है, T8 है। ठीक है, कह रहा है कि सम A1 और T8, कुछ A1 जो है वो T8 है, नहीं है, देखो, है ना। कह रहा है सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते, तो P5 तो T8 जुड़े हुए हैं। अब कुछ पोर्शन जुड़ा हुआ है, बाकी पोर्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है यार। वो कह रहा नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही जानकारी आपको नहीं दी गई है, मतलब कि यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। क्या कर रहे हो दोस्त, ट्रेवल को आप कैसे लिखेंगे, बनाइए। कह रहा है नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, नॉर्मल को लिखा जाए TQTOCN। फिर कह रहा है रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड, रिगार्ड को लिखा जाए TGICTF। और आपसे पूछा गया है ट्रेवल को आप कैसे लिखोगे, आपसे पूछा गया है कि ट्रेवल को आप कैसे लिखोगे। अब देखो यहाँ पर जब आप N से P जा रहे हो तो +2 कर रहे हो, O से Q फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, फिर +2, R से T जा रहे हो तो भी आप +2 जा रहे हो, तो यहां पर भी आप +2 जाओगे, V +2 जाओगे, T +2 जाओगे, C +2 जाओगे, V में +2 किया तो X, E में +2 किया तो G, और L में +2 किया तो N। तो मतलब VTCXGN, तो VTCXGN अर्थात ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए आप सभी लोग फटाफट से। बेटा आज मैंने और कोई सी क्लास नहीं ली है, बस आज ही वाली ये वाली क्लास ले रहा हूँ। मेरी ना तबीयत जो बहुत ज्यादा खराब सी है, अभी भी सही नहीं है, पर ये क्लास आज से शुरू हो रही थी तो मैंने कहा ठीक है मैं तो 40 मिनट इस क्लास को ले लूंगा। मेरी खांसी नहीं रुक रही है और गले में दुख रहा है, मतलब दर्द जो है ना वो पेन कर रहा है, पिंच हो रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट मे बी द कोड फॉर वर्क इन द सेम लैंग्वेज। वर्क के लिए कोड बताना है, किसके लिए कोड बताना है, वर्क के लिए। अब देखो वर्क के लिए प्लेन्स गेट गोइंग, प्लेन्स गेट गोइंग को इस तरह लिखा जाए, हार्ड वर्क गेट को इस प्रकार लिखा जाए, हार्ड इज यू को इस प्रकार लिखा जाए। तो देखिए यहाँ से हार्ड गया, तो इसमें देखिए कॉमन कौन है, हमेशा कॉमन से कॉमन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए गेट है और ऊपर देखिए गेट है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन देखिए कौन है, LM है, तो यहाँ पर वर्क बचा और यहाँ पर KT बचा, तो वर्क का जो कोड हो गया वो KT हो गया, वर्क का जो कोड हो गया वो क्या हो गया आपका, KT। वर्क का जो कोड हो गया आपका वो क्या हो गया, KT हो गया। क्लियर है, अब वर्क का कोड हो गया KT। आई एम नॉट फाइन, अदरवाइज आई एम ऑलवेज फाइन, बट इस समय है गले में दर्द है, खांसी है बहुत ज्यादा वाली। भाई चक्कर ये है, डॉक्टर भी परेशान है। हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों एक साथ हुए, मतलब कि जो है ना लूज मोशन हुए और फिर गला खराब हुआ। अब डॉक्टर का कहना है गला सही करने के लिए मैं गर्म दवाई देता हूँ तो तुमको लूज मोशन में दिक्कत हो जाती है,
है ना। अगर उसको ठीक करने के लिए ठंडी दवाई दूंगा तो तुम्हें गले में दिक्कत हो जाएगी। तो उसने मतलब बहुत ही मॉडरेट दवाइयाँ दे रखी है जिससे टाइम लगेगा सही होने में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मॉडरेट हो या कुछ भी हो सही तो होना है। कह रहा है 8 का संबंध 514 से है। मैं जानता हूँ 8 का क्यूब जो है ना वो 512 होता है, और इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 514 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, उसमें यदि मैं 2 जोड़ दूंगा तो 29 हो जाएगा। सेम चीज 7 का क्यूब कितना होता है 343, और इसमें 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 345 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 345, ठीक है कितना हो जाएगा 345। बेटा ये वाली जो क्लास है ये प्रैक्टिस सेशंस में रहेगी, ये प्रैक्टिस क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कह रहा है 4 पुरुष M1 M2 M3 और M4 एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि वह इसी क्रम में बैठे हों। और 4 महिलाएं F1 F2 F3 और F4 एक पंक्ति में इन पुरुषों के मुख की ओर मुख करके बैठी हैं। अब देखिए अब बनाइए इसको, मैं इतनी देर इधर बनाता हूं। जो पुरुष है उनका फेस है, पुरुषों का जो फेस है वो पश्चिम की ओर है और महिलाएं इनके फेस की तरफ बैठी हैं, यानी कि महिलाओं का जो फेस हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, इसके लिए ऊपर का हिस्सा राइट है और नीचे का हिस्सा लेफ्ट है, इसके लिए ऊपर का हिस्सा लेफ्ट है और नीचे का हिस्सा राइट है। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है एक महिला F2 और F3 के बीच बैठी है। कह रहा है F4 और F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठा है, मतलब F4 F3 के दाईं ओर बैठा है। तो F4 F3 के दाईं ओर बैठा है, तो F3 अगर यहाँ होगा तो इसका दायां और नीचे की तरफ रहेगा तो ये F4 हो जाएगा। और कह रहा है कि एक महिला F2 और F3 के बीच बैठी है। अब देखिए इसमें 2 केस बन सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं F1 बैठा दूं तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है। एक केस तो ये बना इसका, और एक केस इसका ये बन सकता है कि F3 इसने यहाँ बैठा था, F4 यहाँ था ही तो F2 ये आ जाएगा। अभी यहाँ पर F1 की पता नहीं है। कह रहा है कि M3 F2 के विकर्ण सामने बैठा है, M3 F2 के विकर्ण सामने बैठा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो M तो कहीं ना कहीं आएगा ही, M तो बैठा ली लो, ठीक है। तो कह रहा है F2 M3 के विकर्ण सामने, तो विकर्ण मतलब M3 यहां पर हो गया, ठीक है। विकर्ण मतलब M3 यहां पर हो गया, डायगोनली अपोजिट को विकर्ण कहते हैं। तो अगर यहां पर फिर F1 होगा तो डायगोनली अपोजिट M3 जो है वो यहां पर होगा, ठीक है। केवल एक व्यक्ति M3 के दाएं बैठा है, तो केवल एक व्यक्ति M3 के दाएं बैठा है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं बन पाएगा क्योंकि एक व्यक्ति M3 के दाएं बैठा है, तो M3 को तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। बन गया, बन गया भाई। मान लो M3 यहां बैठा था, है ना, M3 के दाएं जो है वो केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहां पर अगर आप M3 के दाएं देखोगे तो कई सारे व्यक्ति हैं, तो मतलब F2 जो है वो यहां पर हो गया और F1 जो है वो यहां पर हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है M2 M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, M2 M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो M4 अगर यहां पर होगा तो M2 जो है वो यहां पर होगा और जो बचा M1 वो यहां पर होगा। M1 जो है वो यहां पर आ गया। किसको इसको समझ नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन है, अगर नहीं आया हो समझ में तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है, अगर नहीं आया हो समझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फिर समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, असल में क्वेश्चन की बात को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि F4 F3 के दाईं ओर बैठा है। अब देखो असल में महिलाओं का फेस किधर है, पूर्व की तरफ है, ईस्ट में है। तो जब कोई महिला मान लीजिए F3 यहाँ बैठी है तो इसका दायां ओर जो है वो ये होगा, तो ये कह रहा है F4 जो है F3 के दाईं ओर बैठा है। कह रहा है एक महिला F2 और F3 के बीच बैठी है, तो मैंने कहा एक महिला F2 और F3 के बीच बैठी है, तो F2 F3 के बीच में F4 बैठी है, ठीक है। कह रहा है M3 F2 के विकर्ण सामने बैठा है। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे ये 3 लोग बैठे हैं तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके विकर्ण, तो विकर्ण सामने बैठा है मतलब कि F2 के सामने M3 बैठा है। कह रहा है केवल एक व्यक्ति M3 के दाएं बैठा है। अब देखो M3 का फेस इधर की तरफ है ना, है ना, इसका फेस इधर की तरफ है तो इसका दायां पोर्शन ऊपर होगा, यानी कि इसके दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है तो इसके भी दाएं एक व्यक्ति होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो F1 आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, F1 आ जाएगा। फिर कह रहा है M2 M4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो M4 यहाँ बैठाऊंगा तो M2 यहाँ आ नहीं सकता, तो मैंने M4 को यहाँ बैठा ला, तो M2 जो है वो यहाँ आ गया, बचा कौन, M1 वो यहाँ आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। M4 F3 की ओर मुख करके बैठा है, तो M4 F3 के सामने बैठा है, नहीं बैठा, अलग अलग है, पहला गलत हो गया। कह रहा है M2 F4 के विकर्ण सामने है, M2 F4 के विकर्ण सामने है, नहीं, तो ये भी विकर्ण सामने नहीं है, मतलब दोनों ही कथन गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। पेन कॉपी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आप देखिए अगर मैं 14 को 19 तक ले जाना चाहता हूं तो मैं एक काम करूं, 1 + 4 कर दूं, यानी कि 5, तो 14 + 5 = 19। ऐसे ही मैं 25 में अगर 2 + 5 यानी कि 7 को जोड़ दूं तो 32 बनेगा। तो 103 में मैं क्या करूं, 1 + 0 + 3 कर दूं, मतलब 4 जोड़ दूं, तो 4 जोड़ करके कितना बन जाएगा, 107 बनेगा। कितना बनेगा, 107 बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ एक गोले के केंद्रमुख होकर खड़े हैं और आपस में बात कर रहे हैं,
ठीक है, कह रहा है ई सी के निकटस्थ दाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर खड़ा है, कह रहा है डी के निकटस्थ दाईं ओर कौन खड़ा है, बताइए। गोले के केंद्र बैठे हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। कह रहा है ई सी के दाईं ओर है, तो अगर सी यहाँ होगा तो ई जो है वो यहाँ होगा। डी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो 1 2 3 मतलब डी यहाँ खड़ा है, ठीक है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ए एफ के दाईं ओर, तो एफ अगर यहाँ होगा अंदर की तरफ देख रहा होगा तो ए यहाँ पर होगा, ए यहाँ एफ यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ एफ यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो बचा कौन? बचा कौन? क्या छोड़ो, डी के दाईं ओर पूछा है, तो डी के दाईं ओर कौन हो गया? ए हो गया, है ना। डी के दाईं ओर कौन खड़ा है? तो डी के दाईं ओर इमीडिएट राइट कौन है? ए है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ए। यहाँ पर ऑप्शन डी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 1 2 3 4 में है, ठीक है। अब ऑब्जर्व करें चीजों को। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए 2 जगह आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन थर्ड, और ये कट गया। फिर इसके बाद ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो अब ये यहाँ आ जाएगा, और इस बार जो 8 है वो ऐसा आएगा। सो देखो ऐसे करके कहाँ आ रहा है, ऐसे करके यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ऊपर इधर नीचे, अब ये फिर इस साइड होगा, और इस साइड देखो यहाँ नहीं है, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन 1। दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर इसका बन गया, सभी का सही आ रहा होगा ऑप्शन 1। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी एमटीएस का पेपर है जो कि लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। डेट मैं इसमें लिखना भूल गया हूं, कल से डेट वाइज आपको कराऊंगा। एमटीएस में रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, जीडी से थोड़ी सी अच्छी आती है, ध्यान रखिएगा। 6 C7 की तुलना की जाती है। C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है और C1 से कम है, तो C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है और C1 से कम है, ठीक है। C4 का क्षेत्रफल C7 और C6 से कम है, C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है। अब यहाँ एक चीज बन के आई क्या, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि C5 का जो क्षेत्रफल है C6 से अधिक है, तो यानी कि C6 से अधिक है C5 का क्षेत्रफल, और C4 C7 का क्षेत्रफल C6 से कम है, तो C4 और C7 यहाँ आ गए। इन दोनों के ये नहीं पता इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन इसका सबसे कम है। अब इनमें से बताइए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प में देखिए, कह रहा है C4 C5 से बड़ा है, तो C4 C5 से छोटा है ना। C4 अगर आप देखोगे तो C5 से छोटा है, तो ये आपका गलत होगा। फिर कह रहा है C3 C6 से बड़ा है, C3 तो बात ही नहीं की गई, C3 की तो बात ही नहीं की गई, छोड़िए, C3 के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि C4 C1 से बड़ा है, तो C4 C1 से बड़ा है, ये भी बात नहीं की गई। अच्छा, दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? एक चीज दी गई है कि एक मिनट रुको, इसको दोबारा से पढ़ो जरा, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। कह रहा है C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है और C1 से कम है, तो C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है, C1 से कम है। C4 का क्षेत्रफल C7 और C6 से कम है, C4 का क्षेत्रफल C6 और C7 से कम है, तो C6 और C7 से, ये देखो ना बन गया ना, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हुई। कह रहा है C4 का क्षेत्रफल C7 से अधिक है ना। C4 का क्षेत्रफल C7 और C6 से अधिक और C6 से कम है, तो C4 ये आ गया, है ना, और C7 ये आ गया। देखो यही तो बोल रहा है, C4 का क्षेत्रफल C7 से अधिक है, C4 का C7 से अधिक है और C6 से कम है। कह रहे C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है, तो C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है। कह रहे यदि C7 का क्षेत्रफल सबसे कम है तो ये सबसे कम हो गया, ठीक है। तो अब जो C3 था वो आपका यहाँ आ सकता है, अब जो C3 था वो आपका यहाँ आ सकता है। C3 की वजह से कोई जानकारी नहीं है, यहाँ आएगा नहीं, इसको अभी इसमें ना कुछ मिसप्रिंट है या तो, है ना, इतना ही बोल रखो। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कह रहा है C5 C4 C5 से बड़ा है, नहीं, तो देखिए C4 C5 से बड़ा नहीं है, C3 C6 से बड़ा है। C3 की तो जानकारी नहीं है, मैं कहाँ में डालूं C3 को, इन्होंने यही तो गड़बड़ की है। फिर कह रहा है C4 C1 से बड़ा है, तो C4 C1 से भी बड़ा नहीं है, C4 C2 से भी बड़ा है, तो ये भी नहीं है। इस हिसाब से तो चारों ऑप्शन गलत है, या तो इसमें कोई जानकारी की जो है वो अधूरा है, या C3 के बारे में इनमें से कोई सा C3 होता जो कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस वो हो गया है। चलो कोई नहीं, अगला देखते हैं, समय खराब नहीं करेंगे उस क्वेश्चन पे। C3 सबसे बड़ा होगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं ना कि हम C3 को सबसे बड़ा माने। जब तक कोई जानकारी दी ना गई हो, हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर यही प्रॉब्लम है रीजनिंग के अंदर, जब तक कोई जानकारी ना दी गई हो हम अपनी तरफ से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। बाकी एक चीज जो इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं वो ये है, अभी बताता हूं मैं इस क्वेश्चन के बाद। जैसे यहाँ कह रहा है पोयम, कह रहा है पोयम को लिखा जाए TSIQ, और आपसे पूछ रहा है हिंट को आप क्या लिखोगे, आपसे पूछ रहा है हिंट को आप क्या लिखोगे। देखो P से T +4, O से S +4, E से I +4 और M से Q +4। देखो H से +4 करो, H से +4 करो तो 12 पर L, 9 और 4 13 पर M, 18 पर R और 24 पर X, तो LM RX।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमने किया, सपोज करो इसी पर आधार पर हमें ऑप्शन एक आंसर देना है, ठीक है। हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है ना, ये फाइनल जानकारी है, इसके अलावा हमारे पास मान लीजिए कोई जानकारी नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे? अब बताइए। हमारे पास सिर्फ यही जानकारी है जो आपके सामने दिख रही है कि ये C4 है और ये C7 है, ठीक है। C7 सबसे छोटा है, C3 की कोई जानकारी नहीं है। अब अगर हमसे पूछे कि इनमें से कौन सा सही होगा, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है, इस पे टिक करिए। तब देखिए C4 C5 से बड़ा नहीं है, क्योंकि C5 बड़ा होगा C4 से, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। C4 C1 से बड़ा है, नहीं, C1 बड़ा है C4 से, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत। C4 C2 से बड़ा है, नहीं, C2 बड़ा है C4 से, तो यानी कि चौथा ऑप्शन भी गलत। अब क्योंकि ऑप्शंस का अभाव है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर 2 को सही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास C3 की जानकारी नहीं है। मे बी पॉसिबल C3 इज बड़ा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, मैं कह रहा हूं, बट क्योंकि हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है और क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया जो लास्ट ईयर में आया है वो यही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा। पहले मैं इसे क्लियर स्किप कर रहा था, मैं सोच रहा था हो सकता है मे बी मिसप्रिंट हो, पर जब मिसप्रिंट नहीं है तो जो जानकारी दी गई है उसी के साथ जाना हमें पड़ता है। बेटा ये कैसे हो गया कि C7 सबसे छोटा है तो C3 सबसे बड़ा होगा? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब आपके पास जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का, तब आपको जाना पड़ेगा। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या आंसर दे रहे हैं आप सभी? ए ऑप्शन। ओके, तो यहां देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये जा रहा है इस साइड में, यहां पर एक गैप है, फिर यहां पर पहुंचा, ठीक है, फिर ये डायरेक्ट है, फिर यहां एक गैप है, तो यहां डायरेक्ट ही होगा अगले वाले में, तो मतलब S जो है वो इस वाले कॉलम पे आएगा और इस वाले कॉलम पे S बिल्कुल सही, ऑप्शन 1 में आ रहा है। बिल्कुल आंखों का खेल था, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा थी नहीं मेहनत। अगला देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कागज के टुकड़े को मोड़ा गया और मोड़े हुए टुकड़े को फिर इस तरह से काटा गया, काटने के बाद इस तरह से खोला गया, खोलने पर बताइए किस तरह से जो प्रश्न है वो आकृति जो है वो आएगी। देखिए सबसे पहले ये नीचे की तरफ जाएगा, दैट मींस ये ट्रायंगुलर पोर्शन ऐसे हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये यहां पर दिख रहा है, ये यहां भी दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है ना, और ये यहां भी दिख रहा है। अब उसके बाद जब ये इधर घूमेगा, है ना, जब ये इधर घूमेगा तो ये ऊपर रहेगा, नहीं 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 नहीं, ये नीचे की तरफ आएगा और ये भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ऊपर की तरफ हो गए, एक ऊपर तो एक नीचे होगा, गलत हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये वाली आकृति का ये वाला जो हिस्सा है वो ऐसे आएगा, इस आकृति का जो ये वाला हिस्सा है वो ऐसे आएगा, और देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों नीचे हो गए, तो ये भी गलत, मतलब ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बेटा तुम ना एक गैप छोड़ रहे हो, 13 में जो सी ऑप्शन कह रहे हैं ना, वो एक गैप छोड़ के कर रहे हो, गैप छोड़ना नहीं है उसमें। जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है कि एक बार तो ये सीधे आ रहा है, फिर एक बार गैप छोड़ रहा है, फिर एक बार सीधे आ रहा है, फिर एक बार गैप छोड़ रहा है, इस बार सीधे आएगा, मतलब ये वाला एस यहाँ आएगा। थर्ड ऑप्शन में ना ये एस यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, गलत है थर्ड ऑप्शन, सही है, और ये तो गलत है ही, इसमें भी तो सेम ही बात आ रही है, और ये तो वैसे भी गलत है, इसमें तो लाइन भी पूरी नहीं थी। क्या दादा सुनते नहीं हो तुम? चलो इंटरचेंज करो, किस किस को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, तो मतलब 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 माइनस 15 माइनस 15, तो यानी कि कितना हो गया 30, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है जिसको कहते हैं। पहले तुम लोग इसमें लॉजिक बताओ क्या हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा। ऑफलाइन एमटीएस में पीजी के लिए 15,000 मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे बेटा, वो आप अपने आप रहोगे, हम नहीं रख रहे उसमें आपको। पीजी में तो आप अपने आप रहोगे ना, या क्या कह रहे हो कि पीजी का खर्चा भी सर आप ही दे दो, है ना। पीजी में तो आप अपने आप रहोगे, आप अपने घर से डेली अप डाउन कर सकते हो, उसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आप अपने घर से आप आओ, डेली अप डाउन कर सकते हो, ऑफिस आकर के क्लास लो, आप वापस जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है, डेली अप डाउन कर जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, आ रहा है सभी का यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। इनको कह रहा है 27, प्लेस वैल्यू ऐड करके किसी कीमत पे नहीं आएगा। अगर आप देखोगे इसमें 3 लेटर है, 3 का क्यूब करोगे तो 27 बनेगा। ऐसे ही गो को कह रहा है 8, दो लेटर है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 बनेगा। ऐसे ही कह रहा है पेल,
पेल का अर्थ हो गया 4 लेटर है, 4 का क्यूब करोगे तो 64 बनेगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, 13, 39, 156, 780 एंड देन क्वेश्चन मार्क, करिए, जल्दी से करिए इसका आंसर फटाफट से। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो ये कह रहा है 13 तिया 39, 39 चौका 156, 156 पंजे 780, तो इसकी गुणा 6 से करिएगा। 0 8 चिंग 48 का 8 कैरी 4, 7 चिंग 42, 42 और 4 46, मतलब 4680। कितना हो गया, 4680, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द कोड फॉर एंड, एंड का कोड बताना है क्या होगा। अब एंड का जो कोड पूछा गया है, तो देखिए एंड कहां पर है, कह रहे कॉपर इज स्ट्रॉन्ग, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन एंड कॉपर। ये वाला एंड दूसरा है, इस एंड को इसमें मत इंक्लूड करना, ये एंड अलग है, ठीक है। देखो यहाँ आयरन दोनों में कॉमन 6, यहाँ कॉपर, यहाँ कॉमन 5, बचा कितना 3 और बचा कितना एंड, तो एंड का कोड कितना हो गया 3 हो गया। द आंसर इज ऑप्शन 2, द आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नहीं हो सकता, फिर उसके बाद यू आपका यू हो गया, टी आपका टी हो गया, फिर एम आपका एम हो गया, फिर 3 आपका 3 नहीं रहेगा, फिर ओ और डी में डी डी नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला बताइए। इसमें कह रहा है समीकरण को बदलना है, ठीक है, इसमें कह रहा है समीकरण को बदलना है, और समीकरण को बदलने के बाद कौन सा जो है वो सही हो जाएगा, तो लगाइए जरा, है ना, तिगड़म बैठाइए जरा। अगर पहला ही ऑप्शन हम ट्राई करें तो कह रहा है 4 × 3 - 10 प्लस 21/7 हो गया 3 बार में, 4 तिया 12 - 10 प्लस 3, तो ये हो गया 2 और 2 + 3 मतलब बराबर 5, और चाहिए भी 5, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कौन सी स्ट्रीम ऑफ हो गई बेटा, कौन सी क्लास ऑफ हो गई, ये तो चल रही है, और कोई क्लास चल रही थी, चलिए बनाइए। बी से एच गए तो +6, फिर +5 +4 +3 +2 कर दो, तो आंसर कितना हो गया वी, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, बनाओ जल्दी से, करिए इसका आंसर। अगर हम देखें 85 और 32 में अंतर कितना है, तो मिलेगा 3 और 5 53 का। यहाँ देखोगे तो 4 और 3 34 का। यहाँ देखोगे तो 11 में 8 गए 3 और 8 में 6 2 गए तो 6 63 का। 17 में 8 गए तो 5 और 6 गए 3, 17 में 4 गए 3 और 5 53 का। ये अंतर समान है भाई, इसका अंतर क्या है, समान, समान अंतर पे ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। कह रहा है कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम दिखाया गया है, और बताइए मुड़े हुए कागज का जो क्रम है वो क्या बनेगा। देखिए जब ये आकृति भाई इधर आएगी तो ये ट्राइंगल इधर रहेगा, और ये जो हिस्सा है वो ऐसा हो जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये हिस्सा जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये ट्राइंगल ऐसे आएगा और ये ट्राइंगल भी ऐसे आएगा। देखिए ये दोनों ट्राइंगल नीचे हैं गलत, एक इधर पहुंच गया गलत, ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ है गलत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। क्या हो गया 4 ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो स्टूडेंट्स